गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 92 है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर और जीएस के प्रश्नों पर। 20 प्रश्न है। इस टेस्ट सीरीज की फुल सीरीज आप प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और प्लेलिस्ट बना रखी है इसकी, आरओ की भी बना रखी है, यूपीपीसीएस की भी बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 92 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या आगे जो भी टेस्ट आएगा वहाँ तक। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? देखिए 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में, और 12 के बारे में क्या क्या है इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है। तो इसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, 7वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का सवाल है, वो पहला वाला पॉलिटी का था। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्त्री मनोरक्षा परियोजना का संबंध किससे है? इनमें से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का संबंध किससे है? महिलाओं के मानसिक सुधार से, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा से, सार्वजनिक स्थानों पर महिला की सुरक्षा, या महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं के मानसिक सुधार से। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा निम्हांस, कर्नाटक के निम्हांस, बेंगलुरु के सहयोग स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई, सहयोग से। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया गया? ये प्रश्न कई बार देखा होगा आपने सीरीज में, और इसका उत्तर है गाजियाबाद। देखिए 6 जनवरी 2022 को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा सलेमपुर में देश की पहली है, ठीक है, मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया। यहाँ हनी शहद से है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। मालन रिवर, मालन नदी का उद्गम स्थल है कहाँ? चंडा पहाड़ी, मालवा पठार, विंध्य पर्वत, अरावली? देखिए ये निकलती है उत्तराखंड से। अब उत्तराखंड में देख लो कौन सा कहाँ पर है, पहाड़ी या पर्वत? इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिया होगा इसका आंसर, ठीक है, चंडा पहाड़ी। देखिए नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल सीरीज प्राप्त कर सकते हो, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो माला नदी, जिसे प्राचीन काल में मालिनी कहा जाता था, इसका उद्गम जो है उत्तराखंड के पौड़ी जिले की चंडा पहाड़ियों से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। लेमरू हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? लेमरू हाथी रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। लेमरू हाथी रिजर्व, लेमरू हाथी रिजर्व अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में अवस्थित है। मैच वैच करने के लिए हम पूछ लेते हैं ऐसे प्रश्न। नंबर 6 है, संग्रहालय अनुदान योजना निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई? संग्रहालय अनुदान योजना है संस्कृति मंत्रालय की। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए संग्रहालय अनुदान योजना वर्ष 2013 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 7 पर अजय निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? मुद्रा राक्षस ये रचना है और यह रचनाकार सूर्य सिद्धांत, रघुवंशम, पंच सिद्धांतिका? कालिदास की रचनाएं इंपॉर्टेंट है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम ये सब पूछ लिया था, तो ये सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त सही है। पंच सिद्धांतिका बरामहीर की रचना, लेकिन सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का है, ब्रह्मगुप्त का नहीं, तो भी गलत है यहाँ पर। तो सूर्य सिद्धांत के लेखक हैं आर्यभट्ट, ना कि बरामहीर, ना कि ब्रह्मगुप्त। तो विकल्प भी सही है।
मतलब जो हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रही रज्जाजा झील जो है निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? इसके नाम से लग रहा है कि या तो ए है या सी है इसका आंसर। रज्जाजा लेक, और यह है इराक में। देखिए रज्जाजा झील जो है, जिसे मिल्ह झील के नाम से भी जाना जाता है और अरबी में इसे सॉल्ट लेक कहा जाता है, और यह इराक के अनवर और करबला प्रांतों के बीच अवस्थित है। तो विकल्प सी हो गया ना इसका आंसर, इराक। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ब्लैक होल के विषय में हमारी समझ को बढ़ाने के लिए भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया था? वर्ष 2020 को कोट करके पूछ रहा है, जबकि 21 और 22 दोनों के मिल गए हैं। ठीक है, क्योंकि विषय इंपॉर्टेंट है ब्लैक होल। और 3 वैज्ञानिकों को मिला था, आपको याद हो तो, रोजर पेनरोज उनमें से एक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। एंड्रिया एमगेज दूसरी, और एक रेनहार्ड गेंजल। देखिए ब्लैक होल की हमारी समझ को बढ़ाने हेतु वर्ष 2020 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यानी फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार था वो 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया था। रोजर पेनरोज, और यही ऑप्शन में यही आंसर है। इनके साथ रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज को प्रदान किया गया था, तीनों को संयुक्त रूप से। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के अंतर्गत जारी स्वच्छ सर्वेक्षण श्रेणी क्रम में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है? और प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये, और इसका उत्तर है इंदौर। यह है प्रथम स्थान पर। और दूसरा पूछे तो सूरत, और तीसरा पूछे तो नवी मुंबई। पूछेगा पहला ही। यह टफ करेगा थोड़ा, तो निम्नलिखित में से पूछेगा, निम्नलिखित में से, और उसमें शायद इंदौर ना हो तो सूरत हो, तो सूरत आंसर होगा। और तीसरा नवी मुंबई हो तो वो होगा, अगर सूरत ना हो इंदौर ना हो तो। देखिए इंदौर जो है, मध्य प्रदेश का इंदौर 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लगातार 6 बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में बना हुआ है, जबकि सूरत को इस श्रेणी में लगातार दूसरी बार दूसरा सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ, और नवी मुंबई को तीसरा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। करंट अफेयर्स का सवाल है ये भी। भारतीय अंतरिक्ष संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका शुभारंभ वर्ष 2020 में किया गया, और इसके अंतर्गत अंतरिक्ष सुरक्षा के 4 स्तंभों में से एक अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को नवाचार की स्वतंत्रता की अनुमति है। ठीक है, 4 स्तंभों में से एक क्या है? अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को नवाचार की स्वतंत्रता की अनुमति, जो कि करेक्ट है। लेकिन अभी ये पिछले साल की बात है, 2021 में ये हुआ है, 20 में नहीं। तो पहला वाला स्टेटमेंट हो गया गलत, केवल 20 का आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 2021 में न कि 20 में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया, तो पहला वाला गलत है। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष सुधार के 4 स्तंभों में जो निम्न घटक शामिल हैं वो इस प्रकार हैं। निजी क्षेत्र को नवाचार की स्वतंत्रता की अनुमति देना। ठीक है, तो दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, यही था वो। और सरकार की भूमिका प्रवर्तक के रूप में इसमें होगी। और क्या है तीसरा? युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना। और चौथा है अंतरिक्ष क्षेत्र को आम आदमी की प्रगति के लिए एक संसाधन के रूप में देखना। क्वेश्चन नंबर 12 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा इसमें सही होगा? इस वर्ष विश्व पक्षी प्रवासी दिवस 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया, और विश्व पक्षी प्रवासी दिवस 2022 का विषय थीम प्रकाश प्रदूषण है। बिल्कुल है, यूपीपीएससी के टेस्ट में देखा होगा हमने। तो विश्व पक्षी प्रवासी दिवस मई में दूसरे शनिवार और फिर अक्टूबर में मनाया जाता है, और इस वर्ष यह 14 मई को और 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। विश्व पक्षी प्रवासी दिवस 2022 का जो विषय है वो प्रकाश प्रदूषण है, यानी लाइट पोल्यूशन है। देखिए इसके अंतर्गत इस आयोजन में प्रवासी पक्षियों पर प्रकाश प्रदूषण की बढ़ती समस्या को संबोधित किया गया है,
और इन पक्षियों को सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए वैश्विक स्तर पर कार्यवाही को कार्यान्वित करने की योजना जो है की जा रही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है। लाइट पोल्यूशन 8 अक्टूबर को और 14 मई। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब की गई थी? 17 में, 1915 में, 1920 या 1919? ILO 1915 के तो बात का है, 17 के भी बात का है, यह है 1919 का। तो वर्ष 1919 में वर्साई की संधि द्वारा संयुक्त राष्ट्र की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। इसकी किसकी? ILO की। और यह 1946 में संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध विशिष्ट एजेंसी बन गया। तो सही उत्तर क्या होगा? 1919। और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जब से आई है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आज तक पूछे जा रहे हैं। और बिल्कुल इसका शुभारंभ 2016 में किया गया और इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016 में इसका शुभारंभ किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा वाला भी करेक्ट है, क्योंकि इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को प्रतिस्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। यदि आपको घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना है तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? ये अपने लंबे पतले थूथन के कारण दूसरों से अलग है। उड़ीसा की चिल्का झील में जाएंगे, चंबल नदी मध्य प्रदेश की, पुलिकट झील तमिलनाडु की, या असम का दीपोर बिल? ये मिलेगा आपको चंबल रिवर में। बी है इसका आंसर। देखिए, घड़ियाल को जो है गेवियल भी कहा जाता है और यह एक प्रकार के एशियाई मगरमच्छ है और ये अपने लंबे पतले थूथन के कारण दूसरों से अलग है, ठीक है, जो कि एक बर्तन या घड़े जैसा दिखता है। विंध्य पर्वत, मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत के उत्तरी ढलानों में चंबल नदी बहती है और चंबल नदी को घड़ियाल का प्राथमिक आवास के रूप में जाना जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा तक में प्रश्न ये पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। केन्या का नैरोबी नहीं होगा और यूएसए का न्यूयॉर्क नहीं होगा, यूनाइटेड किंगडम का लंदन नहीं होगा। देखिए, विश्व मौसम विज्ञान की उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई, जिसे वर्ष 1873 में वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था और यह 192 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। इंडियन पॉलिटी का सवाल है जो करंट से रिलेट कर रहा है। पहला स्टेटमेंट है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 14 और 17 में संशोधन किया गया और यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS हेतु शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आर्थिक संरक्षण के लिए है। देखिए, अगर हम दूसरा स्टेटमेंट यहाँ सही कर दें EWS, तो अनुच्छेद 14 में तो कानून के समक्ष समानता समता की बात हो रही है, तो ये तो होगा नहीं। अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी की बात हो रही है। ये फंडामेंटल राइट्स हैं दोनों के दोनों। 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मूल अधिकार हैं। तो यहाँ अवसर की समानता वाला आर्टिकल होना चाहिए यानी अनुच्छेद 16 होना चाहिए और 15 भी होना चाहिए, ठीक है। अवसर की समानता 16 में और 15 में क्या है? किसी भी व्यक्ति को भारत में उसके धर्म, लिंग, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ अगर 15 और 16 होता तो सही हो जाता, बाकी गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, क्योंकि 103वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन से संबंधित है। तो केवल भी इसका आंसर होगा। देखिए, 10% EWS कोटा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया।
और इससे अनुच्छेद 15 के 6 और अनुच्छेद 16 के 6 को सम्मिलित किया गया। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, 15 का 6 इसमें लाया गया और 16 का 6 यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस हेतु शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आर्थिक आरक्षण के लिए है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। बाकी बात करें भाग 3 के मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या है, विधि यानी कानून के समक्ष समता एवं कानून के समक्ष संरक्षण का उपबंध किया गया है। और अनुच्छेद 17 बहुत पूछते हैं एग्जाम में इसको, इसमें अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, इसको समाप्त करने का प्रावधान है। ठीक है, जो कि भारत में युगों से लागू थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, चुनावी बॉन्ड योजना कब शुरू की गई थी? 2019, 2015, 2017, 2018। चुनावी बॉन्ड योजना लाई गई 2018 में। देखिए, चुनावी बॉन्ड प्रॉमिसरी नोट्स के रूप में मुद्रण उपकरण होते हैं जिन्हें भारत में कंपनी और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक से खरीदा जा सकता है तथा इसे किसी राजनीतिक दल को दान किया जा सकता है जो बॉन्ड को भुना सकता है। ठीक है, वो राजनीतिक पार्टी। और भारत में राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए वर्ष 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, करंट अफेयर्स का सवाल है ये। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2022 का आयोजन कहाँ किया जाना है? उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या नई दिल्ली में? इसका आयोजन किया जाना है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के इंदौर में, जो सबसे स्वच्छ शहर है पिछले 6 सालों से। तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है वो 2-3 दिन चलेगा, 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जाना है। और इस अवसर पर गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली होंगे मुख्य अतिथि। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। 3 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड के रानीखेत में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, राजस्थान के पोखरन या फिर पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा? देखिए, ये हुआ है पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो 3 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक, जो हर साल होता है, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 11वां संस्करण पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा में स्थित वायु सेना स्टेशन में शुरू हुआ। तो 20 प्रश्न थे ये करंट अफेयर्स और जीएस के यूपीपीएससी आरओ के लिए। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट का आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। धन्यवाद।